जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अगेन एक न्यू वीडियो में स्वागत है। ये होगा बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का पार्ट 8 होगा। इसके प्रीवियस पार्ट नंबर 7 तक मैंने डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 7 में ये बताया था कि वेक्टर चल रहा था। वेक्टर में मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, सदिश वेक्टर क्या है, वहाँ तक के हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे उसके आगे यानी चौथा पार्ट यानी कि सदिश का मापांक, यानी कि बेसिक मैथमेटिकल का पार्ट नंबर ये 8 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट सदिश का मापांक, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। देखिए इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे पढ़ा कैसे जाता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या पढ़ा जाता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए। जब इस मॉड ऑफ वेक्टर ए को हम मॉड से बाहर निकालते हैं तो वो क्या किस में परिवर्तित हो जाता है? अदिश में, अदिश राशि में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? आपको एक चीज बता दें, बीज गणित में फार्मूला पढ़े होंगे। अगर मॉड माइनस यक्स है तो अगर जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? यक्स में प्लस यक्स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर माइनस यक्स का होल स्क्वायर है, अगर इसे हम क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। जब ये होल स्क्वायर से क्या बाहर निकलेगा तो इसमें क्या यक्स स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बीज गणित में मोस्टली बच्चे ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि यानी ये चिन्ह है जब स्क्वायर से बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? एक नोट इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ वेक्टर में भी इसी तरीके का कुछ सिचुएशन एज इट इज होता है। नोट में देखिए, अगर इस वेक्टर ए का होल स्क्वायर है, वेक्टर ए का होल स्क्वायर है, तो जब वो होल स्क्वायर से बाहर आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अतः वह किस में कन्वर्ट? एक सदिश से जब सदिश का आपस में, मॉडुलस का मतलब ये होता है भैया कि दो सदिशों का आपस में जब हम गुणा करेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? एक अदिश में परिवर्तित हो जाता है। अतः हमें यह पूर्ण विश्वास है कि मॉडुलस का मतलब यही होता है। आपको पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पता हो गया होगा कि मॉडुलस में दो सदिशों का जब आपस में गुणा कराते हैं तो गुणा कराने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट आता है, यानी कि जो हम उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है आंसर, वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अदिश राशि में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? अब हमारा दूसरा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक जो है एकक या मात्रक यूनिट, यानी जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? अगर हम इसी एकांक सदिश को हम क्या कर दें? मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए से डिवीजन कर दे, यानी कि भाग दे दे, तो हमारा जो मान आता है वो कैप ए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं क्या? ए कैप। क्या पढ़ते हैं? जिसे क्या पढ़ते हैं? ए कैप पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होगा? एकांक सदिश में जब हम मॉडुलस से भाग देते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट प्राप्त होता है वो किस में मिलता है? मुझे एक कैप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर अगर वेक्टर ए का भाग वेक्टर बी या वेक्टर सी ऐसा जैसा यहाँ लेंगे, वहाँ ए बी सी कैप के रूप में आता रहेगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? एक्स एक्सिस पर जो हमारा है आई कैप होता है और वाई एक्सिस पर हमारा जे कैप होता है, यानी यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर के कैप होता है। यानी कि एक्स एक्सिस पर आई कैप यानी यूनिट वेक्टर आई कैप, और वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर के कैप। ये तीनों यूनिट वेक्टर तीनों अक्षों में एकदम रिजर्व हैं, इनका स्थान कभी बदलता नहीं है। अतः हमें ज्ञात क्या करना है? ओपी पोजीशन वेक्टर को हमने माना है आर वेक्टर आर के बराबर है। यहाँ देखिए पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल क्या लिखे? वेक्टर आर। क्लियर? अब वेक्टर आर को कुछ नहीं करना है, इज इक्वल क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस पर वेक्टर आई, यानी कि एक्स एक्सिस इनटू वेक्टर आई, यानी कि एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर जे इनटू जे प्लस जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर के। इस तरीके से समझ में आ रहा है क्या हुआ? यानी कि जिस एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है उन दोनों का गुणा कर देंगे। दोनों को गुणा करने के बाद तीनों को जब जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात जब इसका हम वेक्टर आर का मॉड लेते हैं, और मॉड लेने के बाद क्या करेंगे? मॉड जब लेंगे तो ये क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक फार्मूला हमें रिसीव होता है, जिससे हम क्या मॉड निकालने का फार्मूला बन जाता है। क्लियर? इस तरीके से ये हमारा यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्लियर हो गया होगा कि ये फार्मूला
कैसे आया। क्लियर। अब इसके आगे अभी देखते हैं इसके आगे का टॉपिक क्या है। ये देखिए, ये लीजिए स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समांतर सदिश यानी कि पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, देखिए पैरेलल वेक्टर मतलब क्या, वे सदिश जिनका दिशा समान हो परंतु परिमाण अलग अलग हो। देख रहे हैं दिशा दोनों का क्या है, एक ही तरफ है, लेकिन एक लाइन छोटी है और एक लाइन बड़ी है। छोटी बड़ी क्या दर्शा रही है, परिमाण को दिखा रही है, और ये दिशा जिधर का तीर लगा वो उसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अतः क्या कहेंगे, समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर ऐसे सदिश होते हैं जिनकी दिशा समान होती है लेकिन परिमाण अलग अलग होते हैं। ऐसे सदिश को हम समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर कहते हैं। क्लियर। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, एक यहाँ नियतांक का गुणा करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं करिएगा तो गलत हो जाएगा, है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई करेंगे, वो आगे और बताएंगे कि क्यों हम यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी। क्लियर, लैम्डा इंटू वेक्टर बी। क्लियर, ये हुआ किस तरीके से समांतर यानी कि पैरेलल वेक्टर। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, वे सदिश जिनका दिशा तथा परिमाण दोनों समान होते हैं। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। देखिए इनकी दिशा देखिए दोनों की समान है। क्लियर। और इनका परिमाण भी देखिएगा तो इनका जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसको भी मैंने दर्शाया। क्यों, क्योंकि इसका परिमाण दोनों का समान है और दिशा समान है। अतः हम कहेंगे समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर वे वेक्टर यानी कि वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण व दिशा दोनों का समान होता है, उन्हें हम समान वेक्टर या इक्वल वेक्टर कहते हैं। इसे कैसे दिखाते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों का दिशा समान है और परिमाण बराबर है, अतः हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। क्लियर, ये हुआ हमारा समान सदिश। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विपरीत सदिश यानी कि ऋण, जिसे हम विपरीत सदिश या ऋण सदिश या इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। कैसे देखिए, जिनका परिमाण समान हो यानी कि दोनों की लंबाई मैंने समान रखा है, हाँ? दोनों की लंबाई मैंने समान रखा है, लेकिन इसकी दिशा क्या, एक का इधर है तो एक का इधर है, अतः हम कहेंगे कि विपरीत सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। ऐसे सदिश को हम अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर या यूं कह सकते हैं विपरीत सदिश या ऋण सदिश कह सकते हैं। क्लियर, नाम इसका अलग अलग है तो नाम सबका याद रखिए, ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से बोल करके क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है इसलिए। क्लियर। अतः हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए परिमाण और दिशा समान था तो हम लिखे थे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, लेकिन यहाँ से पूरा क्या है, परिमाण भी समान है दिशा भी समान, लेकिन क्या परिमाण भी समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो लिखेंगे कैसे हम, मैंने समान बोल दिया है, थोड़ा कॉपरेट करिएगा। देखिए दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण समान है। क्लियर, दिशा विपरीत होने के कारण क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। क्लियर हुआ, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। क्लियर। अब हमारा 9वें नंबर पर आता है टॉपिक है क्या है, शून्य सदिश यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर को देखिए कैसे लिखते हैं, परिमाण जिसका परिमाण शून्य होता हो और जिसे शून्य होता है यानी कि जिसकी दिशा और परिमाण दोनों की ना तो दिशा हो ना तो परिमाण, दोनों शून्य हो। यानी कि आप देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। उदाहरण आप सर कहेंगे ऐसा उदाहरण मुझे क्यों नहीं दे रहे, यहाँ पर आपने उदाहरण दिया ये कि हाँ ये ऐसे है ये ऐसे, लेकिन सर इसका यहाँ पर भी उदाहरण दीजिए। तो हाँ देखिए सुनिए, यहाँ पर भी बिंदु को हम क्या लेते हैं, जीरो वेक्टर मानते हैं। क्या आप कभी भी किसी भी बिंदु को जब आप बताते हैं तो क्या उसमें लंबाई बताते हैं,
कि हाँ इतना बिंदु है इतना सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में जैसे मेजर करेंगे तो वो बिंदु थोड़ी ना रह जाएगा। अगर चौड़ाई तो थोड़ा भी बहुत बताएंगे तो वो चौड़ाई जैसे बताएंगे तो वो बिंदु रह ही नहीं जाएगा। अतः हम कहेंगे कि बिंदु में ना तो दिशा होती है ना तो परिमाण होता है। क्या देखिए बिंदु जो है एक क्या है जीरो सदिश होगा। क्या होगा? जीरो सदिश होगा, क्योंकि इसमें परिमाण शून्य होता है। क्लियर होता है? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। और नहीं सॉरी दिशा इसमें होती है, मैंने बीच में बोल दिया, बोल दिए हैं दिशा। दिशा भी क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन दिशा नहीं, दिशा होता है परिमाण जीरो। परिमाण जीरो होता है, दिशा होता है। क्योंकि हम किसी भी बिंदु को अगर हमें इंगित करना है तो हम ऐसे पूरे बोर्ड में कहीं नहीं जाके, पूरे बोर्ड में नहीं इंगित करेंगे, कहीं पर्टिकुलर एक स्थान पे जाकर हम क्या करेंगे? ऐसे इंगित करेंगे। क्या करेंगे? इंगित करेंगे। तो वो क्या करेगा? वो एक पॉइंट ना स्पेसिफिक स्थान होगा जहां पे हम बिंदु को दर्शा रहे हैं। क्लियर? आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। समांतर सदिश क्या है, समान सदिश क्या है, विपरीत सदिश क्या है और क्या शून्य सदिश क्या है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो इस क्लास के लिए रेडी है। आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। हाँ, क्योंकि मैं अकेले चना नहीं भाड़ फोड़ सकता। हाँ, आप सबका सहयोग चाहिए ताकि ये क्लास उन बच्चों तक भी जाए जो बच्चे रेडी है, वास्तव में पैसे के अभाव में कोचिंग इंस्टीट्यूट को एफर्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।